हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0। एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का सेकेंड टॉपिक। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं भारतीय प्रागैतिक इतिहास के बारे में पढ़े थे। आज हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमें पढ़ना पाषाण काल। तो आज हम लोग पाषाण काल में पढ़ेंगे और पाषाण काल के कितने भाग हुए थे, कितने भाग में इसे डिवाइड किया गया है और पूरा पाषाण काल को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, ये आज हम लोग इसके बारे में इसका डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहली बात है कि पाषाण काल को क्या किया गया था, वो 3 भागों में बांटा गया था। पाषाण काल को क्या किया गया, वो 3 भागों में बांटा गया था और वो था हमारा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, जिसे हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक तो पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरा मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। और तीसरा जो हमारा नव पाषाण काल, जिसे न्यूलिथिक एज कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 26 लाख ईसा पूर्व से लेके 9000 ईसा पूर्व तक चला था। उसके 9000 ईसा पूर्व से पहले भी पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें निम्न पूरा पाषाण काल वो 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक चला था। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल है वो 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक चला था, वो कहलाया मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो चला था वो चला था हमारा उच्च पाषाण काल, जो चला था हमारा 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। और 9000 ईसा पूर्व तक चला हमारा उच्च पाषाण काल। और उच्च पाषाण काल की समाप्ति के बाद ही हमारा शुरू होता है मेसोलिथिक एज, जिसे हम लोग मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत जो हुई थी वो उच्च पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल के जो भाग है उच्च पाषाण काल, उसके समाप्ति के जस्ट बाद मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक चली थी। उसके बाद 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक न्यूलिथिक एज चली, जिसे हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं, जिसे हम लोग नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में से बांटते हैं और ये हो गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया, जिनमें निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल है। ठीक है। और उच्च पाषाण काल के जस्ट समाप्त होने के बाद हमारा आता है मध्य पाषाण काल और फिर आता है हमारा नव पाषाण काल। ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से इसका जो है श्रृंखला चला था। और उसके बाद कहा जाता है जो पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का जो श्रेय दिया जाता था, पाषाण काल के समय में ही जो अनुसंधान जो शुरू किया गया था, उसका श्रेय, आरंभ करने का जो श्रेय दिया गया था वो दिया गया था रॉबर्ट ब्रूसफूट को इसका श्रेय दिया गया था। ठीक है। और कहा जाता है कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाया। मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है तो वो क्या कहलाया, वो कहलाया था हमारा पूरा पाषाण काल। क्योंकि मानव काल की जो इतिहास का जो खोज के दौरान मिला है, सबूत जो मिला है यानी साक्ष्य जो मिला है, वो हमें पूरा पाषाण काल से मिला है। और उस समय से ही मानव के इतिहास की जानकारी हम लोगों को पता हुआ है। तो वो काल जो था वो था हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक है। और पूरा पाषाण काल था। उसके बाद भारतीय प्राचीन के औजार और अस्त्र शस्त्र जो बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता था वो किया जाता था पत्थरों का।
पूरा पाषाण काल में जितने भी औजार बनाए जाते थे भारत के प्राचीन इतिहास के तौर पे, प्राचीन इतिहास में ही कहा जाता था कि पूरा पाषाण काल में जब भी कोई हथियार बनाया जाता था या अस्त्र शस्त्र तैयार किया जाता था तो वो किया जाता था हमारा पत्थरों से तैयार किया जाता था, स्टोन से किया जाता था। और प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंडन किए, मतलब भारतवर्ष जो बना था वो किस द्वीप को खंडन करने के बाद बना था, तो वो जम्बू द्वीप था। जम्बू एक द्वीप था जिसका खंडन होने के बाद भारतवर्ष बना था जम्बू द्वीप को खंडन होने के बाद। ठीक है, उसके बाद जो सर्वप्रथम मानव का जो सदृश्य जो था, सर्वप्रथम मानव सदृश्य प्राणी जो कि होमोसेपियंस प्रजाति के हुआ करते थे। पहले जो मानव जो सर्वप्रथम, सबसे पहले की बात बता रहे हैं, बहुत पहले की बात है, जब होमोसेपियंस हुआ करती थी, होमोसेपियन प्रजाति के रूप से भिन्न प्रजाति होमोसेपियन जो थे वो भिन्न प्रजाति के हुआ करते थे। उनमें से सामान्यता के रूप जो थे वो जाना गया पिथेकैंथ्रोप्टेरस के द्वारा, पिथेकैंथ्रोप्टेरस के रूप में इसे जाना गया। ठीक है, और सर्वप्रथम जो मानव प्रजाति था उसे हम लोग होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिले थे वो कहाँ मिले थे, तो हथनौरा में ना मानव के सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले थे हथनौरा में मिले थे। और ये नर्मदा नदी के घाटी से प्राप्त हुआ था, नर्मदा नदी के घाटी से ये प्राप्त हुआ था मानव के स्रोत, यानी कि जो साक्ष्य है सबसे पहले हथनौरा से प्राप्त हुआ था और वो भी नर्मदा नदी के घाटी से ये स्रोत हमें प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष जो है वो किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ था। कहा जा रहा है कि पाषाण काल की जो संस्कृति है और हड़प्पा सभ्यता के जो संस्कृति है उसके जो अवशेष थे वो किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था हमारा मेहरगढ़ से ये प्राप्त हुआ था। जूते हुए खेत का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वो किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ था, तो ये कालीबंगा से हुआ था। कालीबंगा से जूते हुए खेत के मैदान का जो साक्ष्य मिला था वो मिला था कालीबंगा से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है। बृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान की जाती है वो किस रूप में की जाती है, तो बृहद पाषाण जो स्मारक थे उसके पहचान करने के लिए मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इस स्थान का पहचान किया जाता था। और बृहद पाषाण का जो स्मारक है उसमें मृतकों को दफनाने का जो रूप होता था, दफनाने के स्थान का जो स्वरूप होता था, उससे ये पता चलता था कि ये बृहद पाषाण स्मारक है। ठीक है, और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये हुए थे मेहरगढ़ से। कहा जा रहा है कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो वो भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। और सर्वप्रथम मनुष्य जो थे वो किस धातु का प्रयोग किए थे। सर्वप्रथम मनुष्य जो किस धातु का प्रयोग किए थे, तो वो किए थे तांबा का उपयोग सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का उपयोग किए थे। उससे पहले वे पत्थर का औजार जो थे वो पत्थर का औजार बनाया करते थे। पत्थर का औजार और अस्त्र शस्त्र जो है वो तैयार कर। प्रस्तर कहा जा रहा है कि प्रस्तर युग यानी कि स्टोन एज के जो लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था। प्रथम घरेलू पशु जो था वो कौन सा था, वो था कुत्ता। यानी कि कहा जाए तो पूरा पाषाण के समय जो लोग हुआ करते थे वो लोग किस पशु को पालतू के रूप में पालते थे।
कौन से ऐसे पशु थे जैसे पालतू पशु के रूप में वो घर पे पालते थे, तो वो पशु जो थे वो कुत्ता थे। कुत्ता जो थे वो पालतू पशु के रूप में पालते थे और इसका साक्ष्य भी पूरा पाषाण काल से ही मिला है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? किस काल से माना जाता है? तो ये मध्य पाषाण काल से माना जाता है। जब उत्खनन हुआ उसके बाद ये पता चला कि पशुपालन का जो आरंभ किया गया था वो मध्य पाषाण काल से किया गया था, लेकिन जो घरेलू पशुपालन करने का जो प्रथा चल रहा था, प्रस्तर युग जो पाषाण काल से ही वो ऐसा चलता आ रहा था, वो पाषाण काल से ही चलता आ रहा था। ठीक है। और वो पशु जो था, घरेलू पालतू पशु जो था वो हुआ करता था, कुत्ता हुआ करता था। ठीक है। और पशुपालन का जो आरंभ का जो साक्ष्य मिला था उत्खनन करने के बाद, जो ये ये जो साक्ष्य मिला वो मिला था मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मध्य पाषाण काल में जो उत्खनन हुआ तो वहाँ पे क्या मिला? पशुपालन का आरंभ यानी पशुपालन का जो था वो आरंभ, पशु को पालने का जो सिलसिला था वो आरंभ हो चुका था। उसका जो शुरुआत मिला, उसका जो शुरुआत किस काल से हुआ था? तो मध्य पाषाण काल से हुआ था। और इसका सबूत यानी कि इसका जो साक्ष्य मिला तो वो कहाँ से मिला था? तो वो आदमगढ़ से मिला था। आदमगढ़ नामक जगह है, वहाँ से इसका साक्ष्य मिला था। मध्य पाषाण काल में ही इसका साक्ष्य वहाँ से मिला था। ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मानव के द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? मानव के द्वारा जो खाद्यान्नों की कृषि जो हुई थी, वो खाद्यान्नों की जो कृषि करने की जो सर्वप्रथम प्रथा जो चली थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये नव पाषाण काल से हुई थी। ये जो है नव पाषाण काल से इसकी शुरुआत हुई थी। नव पाषाण काल से इसकी शुरुआत हुई थी। नव पाषाण काल से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी खाद्यान्नों की खेती की। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? मानव के द्वारा जो प्रथम अनाज, खेती के तौर पे जो प्रथम अनाज जो उपयोग में लाया जाने लगा था वो अनाज था हमारा जौ, जिसे बैरली कहते हैं, ये जौ था। ठीक है। उसके बाद चाकोलिथिक युग जिसे हम लोग चाकोलिथिक युग जो होता है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कॉपर युग के नाम से भी जानते हैं। ताम्रपाषाण युग के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन में यानी कि ताम्रपाषाण युग में कुछ स्थल मिले थे, वहाँ पे कुछ साक्ष्य भी मिले थे। वो जगह कौन सा था, वो किस राज्य में पड़ता है और वहाँ क्या क्या साक्ष्य मिला है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्थल जो था वो था इनाम गाँव। और ये पड़ता कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। वहाँ पे क्या मिला था? इनाम गाँव में जो मिला था वो कच्ची मिट्टी के मकान मिले थे। कच्ची मिट्टी के जो थे वो मकान मिले थे और गोलाकार जो है गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले थे। गोलाकार गड्ढे वाले जो होते थे वो मकान के साक्ष्य मिले थे। एक तो मिट्टी के मकान मिले थे, जो कि पूरे तौर पे एक मिट्टी का मकान हुआ करता था। मिट्टी को गीला करके साइड से लगा के वो मकान बनाया करते थे, वो होता था मिट्टी का मकान, एक हुआ करता था। और एक क्या था कि मिट्टी के एक परत, ऊपरी परत को छोड़ के नीचे कुछ गड्ढे करने के बाद यहाँ पे जो घर बनाया जाता था, गोलाकार गड्ढे करके नीचे में घर बनाया जाता था, उसका साक्ष्य मिला था इनाम गांव से। और वो पड़ता कहाँ है? तो वो पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद अगला जो साक्ष्य मिला है वो मिला दायमावाद से जो मिला है वो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। दायमावाद भी कहाँ पड़ता है? तो वो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो यहाँ से क्या मिला है? कलश का सावधान तथा कलश को घरों के स्पर्श के नीचे, कलश का सावधान तथा कलश के घरों के स्पर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। यानी कि सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक अवसर जो है यहीं से हमारा प्राप्त हुआ है। यह है दायमावाद जो है ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। नबदा टोली भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। यहाँ से
यहाँ जब उत्खनन किया गया तो चित्रकाले के मृदु भीड़ मिले थे, चित्रकाले के मृद भांड मिले थे। मृद भांड जो है यहाँ से इसका प्रमाण मिला था जब नबदा टोली में इसका उत्खनन किया गया। और ये उत्खनन करने वाला जो था HD सांकलिया थे, HD सांकलिया, इनके द्वारा उत्खनन किया गया। तो यहाँ से चित्रित काले मृद भांड का जो था वो प्रमाण मिला था। अगला जो था नेवासा भी था। तो ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, ये भी हमारा महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ये पटसन का क्या था, पटसन का एक प्रथम साक्ष्य था। पटसन वहाँ पे मिलने का एक प्रथम साक्ष्य था। साथ ही साथ लाल तल यानी लाल सतह पर काली डिजाइन वाली चाक, यानी कि ये एक रेड सतह हुआ करता था, उस पर काली डिजाइन वाली एक चाक मतलब गोलाकार होता था, उस पर काली डिजाइन का एक चाक वाला निर्मित बर्तनों का, इस पर काली डिजाइन का जो था वो कोई बर्तन का निशान उगाया रहता था। उसका प्रमाण मिला था कहाँ से, तो नेवासा से मिला था। और ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। ताम्रवती जो है ये राजस्थान में है। और यहाँ से क्या मिले हैं, काले मृद भांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे। सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहने का प्रमाण यहाँ से मिला है, ठीक है। और नवपाषाण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसी भी मतलब इतिहासकार के द्वारा, तो वो थे सौर जॉन लुवाक, जो कि 1865 ईस्वी में इन्होंने पहली बार नवपाषाण काल शब्द का उपयोग किया था। नवपाषाण काल शब्द का इन्होंने पहली बार ये शब्द का उपयोग किए थे। तो आज हम लोग यहीं पे मतलब पाषाण काल के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर बाकी जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।